मुल्क के अंदर एक माशी कोहराम बरपा है और इस कोहराम ने मुल्क की बेशुमार चीज़ों को धुंधला दिया है। इस कोहराम के अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलेंगी, हम आज के वीलाग में आपको ये भी बताएंगे। और शरह सूद पाकिस्तान में 20% तक पहुँच चुकी है और एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक इस्लामी मुल्क के अंदर जब 20% शरह सूद होगी तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क का क्या बनेगा। और इसके साथ साथ ये जो डॉलर की उड़ान है इसने तबाही फेर दी। कल 19 रुपये डॉलर महंगा हुआ और आज की सूरत हाल भी आपके सामने है। टेलीविज़न की स्क्रीनें इस वक्त गर्म है। डॉलर की जो कीमत बढ़ती चली जा रही है उसका हमारी मैशत पर क्या असर होगा और ये सारी चीज़ें क्या हमें अगला इलेक्शन की तरफ लेके जा रही हैं या नहीं, इससे इलेक्शन तो कहीं डिले नहीं हो जाएगा। ये सब कुछ हम आज के वीलाग में आपको बताएंगे। कल जब लोगों की आंख खुली तो पहली जो बुरी खबर थी वो ये थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया। इससे पहले जो शरह सूद थी पाकिस्तान में वो 17% थे। यानी अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो हर महीने आपको 17% उसमें सूद मिलता है और ज़ाहिर ये बहुत ज़्यादा है। और जब भी किसी जगह शरह सूद होती है तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान मैशत को होता है। कैसे? अब आप पूछेंगे कैसे नुकसान होता है। देखिए, तमाम इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक बैंक के साथ होता है। अगर मैंने एक फैक्ट्री बनाई है तो अब मुझे फैक्ट्री बनाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए और फैक्ट्री को एक्सटेंड करने के लिए कर्ज़े की ज़रूरत है। और मैं ये कर्ज़ा कहाँ से लेता हूँ? मैं बैंकों से लेता हूँ। और बैंक जो मुझे कर्ज़ा देते हैं वो उसके बदले में क्या मुझसे वसूल करते हैं? वो शरह सूद वसूल करते हैं। और ये जो सूद की शरह है ये कौन तय करता है? ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तय करता है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अगर 17% सूद की शरह रखी है तो जब मैं बैंकों से कर्जा लेने जाऊंगा तो बैंक मुझे तकरीबन 25-26% डिमांड करेंगे मुझसे और मुझसे वसूल करेंगे। कैसे? 17% ये शरह सूद हो गई। इसमें जो बैंकों की मैनेजमेंट कास्ट है, जो बैंकों की ऑफिशियल कास्ट है, जो बैंकों के इसके अलावा हिडन खर्चे हैं, वो सारे के सारे जब इसमें डाले जाएंगे तो ये शरह सूद 17% तक नहीं रहेगी, ये 25-26% तक चली जाएगी। लिहाजा अब अगर मैं बैंकों से कर्जा लेता हूं तो ज़ाहिर मुझे 25-26% मुझे बैंक को देना पड़ेगा हर महीने या साल के आखिर में। और उसके साथ साथ उस कर्जे की किस्त भी होगी। आप फ़र्ज़ कर लें कि मैंने 5 करोड़ रुपया कर्जा लिया। अब 5 करोड़ रुपए पे 17% सूद है और जब सारी मैनेजमेंट कास्ट उसके अंदर डाल ली जाए तो ये 25% ऐड हो जाएगी। तो अब 5 करोड़ का 25% आप देखिए कितना होगा, ये तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो मैंने 5 करोड़ रुपये भी देना है और इसके साथ साथ मैंने हर साल 1.25 करोड़ रुपये भी देना है। और जब अगले साल ये रकम होगी तो ये सिर्फ 5 करोड़ नहीं रह जाएगी, ये 6.25 करोड़ हो जाएगी। और अब जो शरह सूद होगी वो 5 करोड़ पे नहीं लगेगी, वो 6.25 करोड़ पे लगेगी। और उसके अंदर ज़ाहिर है फिर ऐड चीज़ें होती चली जाएंगी और अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं ये किस्त देने के काबिल नहीं रहूँगा, फिर मैं डिफ़ॉल्ट कर जाऊँगा और बैंक मेरी फैक्ट्री को कन्फिस्केट कर लेंगे। और इससे ये होता है कि जब ज़ाहिर है जब शरह सूद बढ़ती है तो इंडस्ट्रियलिस्ट बैंकों से पैसे लेना बंद कर देते हैं। और उसकी मेन रीज़न यही है कि आप कितने पैसे कमा लेंगे इंडस्ट्री चला के, जितना भी आप पैसे कमा लें, लेकिन आप 25% नहीं निकाल सकेंगे। और अब अगर आप 25% नहीं निकाल सकेंगे तो ज़ाहिर आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। फिर आप कोशिश करेंगे कि आपको कर्जा ना लेना पड़े बैंक से। अब अगर कर्जा आप बैंक से नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपका बिजनेस एक्सटेंड नहीं करेगा, फिर आप लोग नहीं बढ़ा सकेंगे, आप नई फैक्ट्री नहीं लगा सकेंगे, नई मशीनें नहीं लगा सकेंगे और ज़ाहिर है आप रॉ मटेरियल भी नहीं खरीद सकेंगे। अब रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकेंगे तो आपकी फैक्ट्री नहीं चल सकेगी। तो ये एक बहरान सा पैदा हो जाता है। लिहाजा पूरी दुनिया में जहाँ पे इकॉनमी काम करती है वहाँ पे शरह सूद हमेशा कम रखी जाती है ताकि इंडस्ट्री चल सके। इंडस्ट्री चलेगी तो रोज़गार चलेगा, रोज़गार होगा तो लोगों के घर और चूल्हे चलेंगे। और अगर चूल्हे नहीं जलेंगे तो ज़ाहिर है उसका एक फिर क्राइसिस होगा। तो अब हुकूमत पाकिस्तान ने, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 17% से 3% और जंप लगा के 20% शरह सूद कर दी। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट आपके सामने है कि अब वायबल नहीं रहेगा इंडस्ट्रीज़ के लिए अपनी इंडस्ट्री चलाना। यहाँ पे कुछ लोगों को शरह सूद में इजाफे का फ़ायदा भी होता है। ये फ़ायदा किन लोगों को होता है? ये उन लोगों को होता है जिनके पास पैसा होता है। मसलन किसी के पास अगर 20 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं तो उसके लिए आइडियल है कि वो बैंक में रखते हैं। अब 20 करोड़ रुपए अगर वो रखेगा बैंक के अंदर और उसे हर साल उस पर 20% मिल जाएगा, मार्कअप मिल जाएगा, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए
कि हर साल बाद उसके 20 करोड़ रुपए में 20% इजाफा हो जाएगा, तो वो उसको फ़ायदा होगा। लेकिन जो आम आदमी उसको नुकसान होगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको नुकसान होगा, और ओवरऑल सोसाइटी को नुकसान होगा। तो हुकूमत पाकिस्तान ने शरह सूद में इजाफा कर दिया। अब ये एक सवाल ये भी है कि शरह सूद में इजाफा किया क्यों गया। उसकी मेन रीज़न महंगाई है। पाकिस्तान में जो महंगाई है वो 32% को टच कर रहे हैं। 32% का मतलब ये है कि एक चीज़ जो आप 10 रुपए की ले रहे थे, अब वो 22 रुपए की हो चुकी है। अब उसमें इतना इजाफा हो चुका है कि 10 रुपए की चीज़ अब मार्केट में 22 रुपए में अवेलेबल है। और जब इतनी महंगाई हो जाती है तो उसको कवर करने के लिए हमेशा शरह सूद ऊपर बढ़ाई जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि लोग इधर से महंगाई बढ़ रही है तो इस तरफ से जो उनकी सेविंग्स है उसमें इजाफा हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसको मैच करने की कोशिश करती है कि किसी न किसी जगह लोगों को रिलीफ मिल जाए। कि फ़र्ज़ कर लें आप घर चला रहे हैं और आपके पास 1 करोड़ रुपया था, तो आपने उस करोड़ रुपए को बैंक में रखा हुआ है, तो इस साइड से महंगाई में इजाफा हो रहा है। जब महंगाई में इजाफा हो रहा है तो इस साइड से जो आपका 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है उस पर आपको कुछ ना कुछ मुनाफा मिल रहा है, तो ये मुनाफा इस साइड पे जो महंगाई है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हुकूमत हमेशा जब भी महंगाई बढ़ती है तो उसे शरह सूद में इजाफा करके उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बैलेंस इतनी होती नहीं है क्योंकि इस साइड से जो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है वो कम है और इस साइड से जो निकल रहा है, जो निकासी है, वो बहुत ज़्यादा है। बहरहाल इस महंगाई का और इस शरह सूद का इफेक्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा जो बहुत बड़ा अलमिया कल डेवलप हुआ वो अचानक डॉलर्स की ताकत में और डॉलर के कदर में इजाफा था, और ये इजाफा बढ़ता चला जा रहा है, ये रुका नहीं। कल की सूरत हाल में आज भी सूरत हाल आपके सामने है, और इसमें जो जंप है 19 रुपए का वो बहुत खौफनाक है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 19 रुपए का इजाफे का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उसमें एक दिन में 1800 अरब रुपए का इजाफा हो गया। जो हुकूमत पाकिस्तान ने कर्जे देने थे उसमें सिर्फ एक दिन में इस फ्लैक्चुएशन की वजह से 1800 अरब रुपए का इजाफा हो गया। लिहाजा पाकिस्तान अगर पहले डिफ़ॉल्ट हो रहा था तो उस डिफ़ॉल्ट में बहुत इजाफा हो गया इस फ्लैक्चुएशन की वजह से। अब अगला सवाल यह है कि हम शरह सूद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे और हम इसके साथ साथ डॉलर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। उसकी मेन रीज़न IMF है। हमारे पास इतनी ब्रीदिंग स्पेस नहीं है कि हम IMF को मैनेज कर सकें। अब IMF ने बाकायदा पाकिस्तान की गर्दन शिकंजे में ले रखी है। वो ये कहता है कि जब तक हमारी कंडीशंस मंजूर नहीं होंगी हम उस वक्त तक आपको रिलीफ नहीं देंगे, और IMF के दबाव की वजह से हुकूमत मजबूर है। अब अगला सवाल यह है कि हुकूमत IMF से जान क्यों नहीं छुड़ा लेती। हुकूमत इसलिए IMF से जान नहीं छुड़वा सकती कि हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो $3 बिलियन 3.2 बिलियन डॉलर रह गए, और अगर 3.2 बिलियन में इजाफा नहीं होता तो हम 15 दिन के बाद डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, या मैक्सिमम खींच लेंगे इस चीज़ सूरत हाल को तो 1 या 1.5 महीने तक खींच सकेंगे। हमें हर सूरत डॉलर चाहिए, और डॉलर जब आएंगे हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे तो फिर हम कोई ना कोई चीज़ परचेज करने के काबिल होंगे, नहीं तो पाकिस्तान की इकॉनमी डैमेज हो जाएगी। अब अगला सवाल यह है कि हमें डॉलर्स की ज़रूरत क्यों है। डॉलर की इसलिए ज़रूरत है कि हमने हर चीज़ जो इंटरनेशनल मार्केट से परचेज करनी है वो डॉलर्स में परचेज करनी है। पाकिस्तान में 70% जो दालें वो बाहर से इंपोर्ट होती हैं, यानी अगर हमारे पास डॉलर नहीं होगा तो हम दाल इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, तो उसके ज़ाहिर फूड का प्रॉब्लम हो जाएगा पाकिस्तान में। हमारे पास गंदम की शॉर्टेज है, हमें गंदम खरीदने के लिए भी डॉलर चाहिए। पाकिस्तान हर महीने पेट्रोल खरीदता है बाहर से। अब अगर हमारे पास डॉलर नहीं होंगे तो हम पेट्रोल नहीं खरीद सकेंगे, और पेट्रोल अगर नहीं होगा तो बिजली के कारखाने नहीं चल सकेंगे, और अगर बिजली के कारखाने नहीं चलेंगे तो लोड शेडिंग हो जाएगी, और लोड शेडिंग हो जाएगी तो सारी इंडस्ट्री, सारी सिविलाइजेशन सारी बंद हो जाएगी। ना कोई ऑफिस खुलेगा, ना कोई ट्रांसपोर्ट चलेगी, ना उसके बाद कोई फैक्ट्री चलेगी। और जब ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेरोज़गारी हो जाएगी। और ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ पे बेरोज़गारी का मतलब ये है कि सब लोगों को खाने के नवाले की किल्लत हो जाए, वो खाने पीने को तरस जाएं, तो वो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसका कितना ज़्यादा क्राइसिस होगा। लिहाजा हमें हर सूरत डॉलर चाहिए, और डॉलर क्यों नहीं मिल रहा है, डॉलर इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम जिससे भी मांगते हैं, चाइना से पैसे मांगते हैं, कतर से मांगते हैं, UAE से मांगते हैं या और डोनर से मांगते हैं, तो ये कहते हैं कि जब तक IMF आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ना बाहर के बैंकों से पैसे ले सकते हैं, ना दूसरे मुल्कों से पैसे ले सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से IMF हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, और IMF इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा कि हमने उनके साथ धोखा बहुत किया। हम उनको कहते कुछ रहे हैं और करते कुछ रहे हैं, और ये हमारा फॉल्ट है। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार समझता हूँ वो शौकत तरीन साहब है। शौकत तरीन साहब ने
5 बड़ी गलतियां की थी अपने दौर में, जिसका खमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। पहले तो जब वो आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में थे तो उन्होंने 7th NFC अवार्ड दिया था। उस 7th NFC अवार्ड में उन्होंने जो टोटल पाकिस्तान के पैसे थे उनमें से 62% सूबों को दे दिया था। अब आपने सूबों को 62% दे दिया और आपके पास 38% रह गया। अब इस 38% में आपने क्या करना है, डिफेंस के सारे अखराजात आपने पूरे करने हैं और इसके साथ साथ जितने कर्जे हैं उन सब की किस्तें भी आपने देनी। तो जो सूबे हैं वो तो ना कर्जों में शरीक हैं, ना वो उसकी किस्तें दे रहे हैं और ना ही वो डिफेंस के अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अब 38% में वफाक नहीं चल सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं। तो पहला शौकत अली साहब ने जो कील ठोंका था इस मुल्क में वो 7th NFC अवार्ड था। और उसके बाद जब दोबारा वो वज़ीर ख़जाना बने इमरान खान साहब के दौर में, तो जब हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ था IMF के साथ कि हमारा जो बजट होगा 2021 का, उसके पैरामीटर्स ये होंगे, लेकिन शौकत अली साहब ने आते ही सबसे पहले IMF की जो कंडीशन थी उनको ब्रेक करके एक ऐसा बजट दे दिया कि जो IMF के लिए काबिल कबूल नहीं था और लिहाजा IMF ने हम अपना पैकेज मुअत्तल कर दिया। जब वो मुअत्तल कर दिया तो फिर हम दौड़ते हुए दोबारा, शौकत अली साहब दौड़ते हुए दोबारा नवंबर में IMF के पास गए और उनको बड़ी मुश्किल से कायल किया कि हम अब इस्लाहात ऐसी कर लेंगे कि जो पीछे हमसे गलती हुई हम उसको ठीक कर लें। और फिर IMF मान गया। जब मान गया तो उसके बाद एक नया एग्रीमेंट हुआ जिसमें हमने उनको लिख कर दिया कि अब ना पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे ना गैस की कीमतें कम करेंगे, बल्कि उनमें से इजाफा करेंगे ताकि हम किस्त देने के काबिल हो जाएं। और जब ये एग्रीमेंट हो गया और उसमें पहली किस्त हमें फरवरी 2022 में मिली तो शौकत अली साहब ने फौरी तौर पर उस मुआदे को भी तोड़ दिया और यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। जब पेट्रोल की कीमतें कम कर दी तो फौरी तौर पर IMF ने अपना पैकेज रोक लिया और फरवरी 2022 में पैकेज रुक गया। उसके बाद नई गवर्नमेंट आ गई तो अब IMF इसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। अब जब भी कुछ मुआहिदा होने लगता है, कहीं ना कहीं इशू, कहीं ना कहीं ब्रिज बनता है, मामला सेटल होने शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक अजीब सा काम होता है। फिर इमरान खान साहब कोई ना कोई ऐसी गलती करते हैं, कोई ना कोई ऐसी धमकी देते हैं, कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं कि उसके बाद फिर IMF पीछे हट जाता है। जब IMF पीछे हट जाता है तो फिर एक क्यास और कन्फ्यूजन हो जाता है। तो डॉलर की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक नया सैलाब आएगा। इस वक्त 32% है महंगाई और ये मेरा ख्याल है अगले 2 महीनों के अंदर ये 50% तक चली जाएगी और 50% का मतलब ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, खुदा ना खास्ता। और अब शरह सूद में इजाफा, इससे इंडस्ट्री रुक लेगी। इंडस्ट्री रुकेगी तो इसका नुकसान ये होगा कि बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ जाएगी। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम बड़ी तेज़ी से उस सूरत हाल का शिकार हो रहे हैं कि जिसका इससे पहले श्रीलंका था और श्रीलंका के अंदर जो कुछ हुआ आपके सामने। अब वो सारी अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के अपने मुल्क को बाहर निकालना चाहती है लेकिन नहीं निकल पा रहा। तो याद रखिएगा कि आज सियासत हो रही है, PDM की तरफ से भी हो रही है, इमरान खान साहब की तरफ से भी हो रही है। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान उस नहज पे पहुंच गया तो फिर ये सारे मिल के भी इस गाड़ी को इस कीचड़ से बाहर नहीं निकाल सकेंगे। तो आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत खौफनाक है और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि मेहरबानी करके इमरान खान साहब गवर्नमेंट के साथ बैठें और उसके बाद एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाएं। पॉलिटिकल सोल्यूशन होगा तो तभी मामला ठीक हो सकेंगे, वैसे ये मामला ठीक नहीं हो सकेंगे। जिस तरफ इकॉनमी जा रही है ये अब किसी को नहीं छोड़ेगी। बंद जब किसी डैम का टूटता है तो शुरू में कुछ लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, उसको समझते हैं कि बड़ी बारिश हो रही है, बड़ा पानी निकल रहा है, लेकिन जब वो डैम उनके पाँव तक पहुँचता है या उनके सरों तक पहुँचता है फिर उनको अंदाज़ा होता है कि पानी या डैम किसी को देखता नहीं है। सेम अगर क्राइसिस हो गया तो इस क्राइसिस ने ना इसहाक डार साहब को पहचानना है ना ही इमरान खान साहब को पहचानना है। सब के सब लोग एक ही कश्ती का शिकार हो जाएंगे, उसी में बैठे हुए डूब जाएंगे। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो डायलॉग के अलावा, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन के अलावा कोई हल नहीं है।